श्लोक। निधि जी, आपके पास है चरक संहिता? नो सर। चलिए, तो सूत्र है, चौथा श्लोक है, यावध्यस्य असनम असितमनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। अब आज हम किस चीज के ऊपर बात करेंगे कि कोई भी आदमी है, उसके लिए आहार का क्या परफेक्ट मात्रा क्या होना चाहिए, कितना भोजन किया जाए, भोजन ही क्यों, कोई भी चीज है, कितना पानी पिया जाए, और वो जो आहार मात्रा है उसकी सम्यक व्यवस्था कैसे किया जाए। तो मात्रा के विषय में कोई पूछता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। तो चरक में लिखा हुआ है कि ग्रहण किए हुए भोजन, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं या जो भी भोजन हम खाते हैं, कुछ भी XYZ जो कुछ भी खाते हैं, भोजन की वह मात्रा, जो मात्रा हम एक जगह बैठ करके करते हैं। जब हम भोजन की बात करते तो ध्यान देना, यहाँ सुबह और शाम जो हम रोटी चावल कुछ भी खाते हैं, ये उसकी बात है। तो ग्रहण किए हुए भोजन की वह मात्रा जो प्रकृति को उपघात न करती हो और उचित समय में पच जाए, उस पुरुष के लिए वही मात्रा परफेक्ट प्रमाण है। नमोजी के लिए मात्रा प्रमाण क्या है? जो नमोजी के पेट में अग्नि है, इनके शरीर में, वह अग्नि कितना खाने से किसी प्रकार का शरीर में और उस अग्नि में उपघात नहीं करता, यानी उसको नुकसान नहीं करता। ज्यादातर अक्सर हम क्या देखते हैं, शादी में कहीं ऐसे पार्टी में चले गए, अरे क्या बात है, आज तो 56 भोग सामने रखा है, चलो जम के खाएंगे। तो पहले खाएंगे, फिर थोड़ी देर में उछलेंगे, वो नाचेंगे। किसी ने मुझे कहा कि शादी में इस तरह के डांस का व्यवस्था इसीलिए क्योंकि वो खाए आए और उछले, ताकि फिर जाएंगे खाने के लिए। तो स्वाद के लिए नहीं, बल्कि भोजन हमेशा आपकी अग्नि के हिसाब से होना चाहिए। उतना ही भोजन जितना कि समय पर पच जाए। समय पर यानी अभी जो मैंने भोजन किया 6 घंटे के अंदर अंदर में वो पच जाना चाहिए। भोजन का पाक की जो टाइमिंग है वो 6 घंटा है। सुबह खाया, 6 घंटे के बाद तक वो आपके पेट में वैसा ही रहेगा, वैसे मतलब पाक क्रिया हो रहा है, उस व्यवस्था के साथ रहेगा। लेकिन ऐसे करना, उस बीच में, अब यह चरक में लिखा है कि अगर उस बीच में आप अगर भोजन करते हैं या कोई ऐसी चीज अगर आप खाते हो, तो फिर समझ लीजिए कि दिक्कत होगी, वह चीज फिर प्रॉपर तरीका से पचेगा नहीं। एक सेकंड, ठीक है। अब जब यहाँ पर आहार के बारे में बात होगा, चरक के इसी 5वें अध्याय में लिखा हुआ है आगे, आहार का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हमने जानना है। मान लीजिए एक आपके सामने एक पेशेंट आया, हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे, आप लोगों ने जरूर नोट किया होगा इसको, है ना। कल परसों हम क्या बात कर रहे थे, एक पेशेंट आया या कोई भी पेशेंट आए तो हमने ये देखना है कि यह आदमी स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अगर स्वस्थ होगा तो उस स्वस्थ के लिए आहार की व्यवस्था अलग होगा, और अस्वस्थ अगर होगा तो अस्वस्थ के लिए आहार की व्यवस्था अलग होगा। और जैसे हमने तब भी कहा था कि आहार जो है डिपेंड करता है उसके अग्नि बल, कोष्ठ बल, इन दोनों के ऊपर, और साथ में असाथ में जो व्यवस्थाएं हैं, उसको क्या चीज पसंद है क्या नहीं पसंद है। आप अपने जीवन में भी 2 चीजें तो प्रमुख है ही, कि आपका कोष्ठ कैसा है, मध्यम कोष्ठ है, तीव्र कोष्ठ है, किस तरह का कोष्ठ है, मंद कोष्ठ है। ऐसे ही अग्नि भी, अग्नि किस कोष्ठ का वाला है, वही आपका अग्नि है। अब उस अग्नि के अनुकूल आपने भोजन करना है।
जब हम भोजन कहेंगे तो तब हमने कहा था एक भोजन जो तर्पण कर्म करता है यानी शरीर में वृद्धि कर्म करता है, और दूसरा भोजन शरीर को अपतर्पण करने वाला है यानी शरीर में चीजें नष्ट कर रहा है। इसी चीज को यहाँ पर इस पंचम अध्याय में चरक में इसको लघु गुणी भोजन और गुरु गुणी भोजन, दो तरह के भोजन है। तो अब यहाँ पर तरह तरह के नाम लेंगे, ये वो क्या खाना क्या नहीं खाना, उसके लिए कैसा उसके लिए कैसा, अगर वो स्त्री है तो उसका क्या हिसाब किताब है, वो वृद्ध है तो उसको क्या हिसाब किताब है, बच्चे को क्या देना, वृद्धों को, अरे सर आपने तो बच्चों के लिए कहा, नहीं, यहाँ पर सूत्रात्मक शैली में बताया, चाहे कोई भी आए एक्स वाई जेड, हमने उसके क्या देखना है, सबसे पहले तो एक बार भोजन करने के बाद कितने घंटे में वो परिणमित होता है, वो भोजन प्रॉपर तरीका से पच जाता है और कितना खाने से वो पच जाता है प्रॉपर तरीका से, उस व्यक्ति के लिए उस भोजन का टाइमिंग कि इतने घंटे में अगर डाइजेस्ट होता है तो ये इतने घंटे तक डाइजेस्ट होने वाला, ये गुण, और दूसरे नंबर में अभी खाया तो कितने घंटे के बाद खाना चाहिए, और उसका आहार का मात्रा क्या होगा, 2 रोटी 3 रोटी, जैसे हम करते हैं ना पंचकर्म करते वक्त, हाँ जी आपने दीपन पाचन करना है तो आपने 2 रोटी खाना है, सामान्य मूंग की दाल खाओ, सामान्य खिचड़ी खाओ, यहां पर ये काम आएगा चरक का ये आहार व्यवस्था। तो दीपन पाचन के लिए जैसे ही हम पंचकर्म के प्रारंभिक अवस्था में जब ये चीज करेंगे तो वहां हमने उसके अग्नि बल देखना है, कोष्ठ बल देखना है, जो आहार है शरीर में जाकर के, आहार हमारा जो शरीर है जो भी हम डालेंगे इसमें 2 विशेषताओं को वो अपेक्षा करता है, अपेक्षा करता बने एक्सेप्ट करने के लिए सोचता है। हमारे शरीर में जो दोष है ना, कफ पित्त वात जैसे जो दोष है, वो उस आहार से प्राप्त रस को चाहता है, रस का संबंध दोषों के साथ है। और अभी हम जो मात्रा बोल रहे हैं, यावत धस्यासनम असित अनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालम धर्म गच्छति तावत सब, मात्रा प्रमाण कौन सा मात्रा, तो यह जो मात्रा जो है वो शरीर के अग्नि बल के हिसाब से होगा। तो यहां 2 बात हो गया, आहार में जो रस है वो दोषों के अनुसार हो, जैसे किसी को आपने क्या देना है, मधुर रस देना है आहार में, कटु रस देना है, तिक्त रस देना है, कषाय रस देना है, कौन सा वाला रस देना है आहार में। आपके पास रोगी आया है, चिकित्सा आपने करना है, अब आप चाहते हो कि यार इसके लिए मैं भोजन की परफेक्ट व्यवस्था कर दूं, कुछ कुछ भोजन के आपने यहाँ पर, अब ये ग्रंथकार बोलते हैं, आपने जितना आपको समझ में आता है आपके आसपास में मिलता है, खाने वाली चीजें, चूसने वाली चीजें, चाटने वाली चीजें, हाँ, पीने वाली चीजें, चबा करके खाने वाली चीजें, सबको आप क्या करिए, उसके रस को आप करिए, डिवाइडेड करिए, उस रस को आप अलग अलग करिए, ये मधुर रस है, ये तिक्त रस है, ये नमकीन है, ये कसैला है, ये कड़वा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो दोष है कफ पित्त वात, यह दोष उस आहार के रस को चाहते हैं, उस रस से, उस आहार के रस को ग्रहण करके हमारा शरीर का जो दोष है वो घटना या बढ़ना होता है। जैसे मधुर रस है, जैसे डायबिटीज के रोगी को क्या बोला जाता है, आपको मधुर रस वाला भोजन नहीं करना, आपने खीर नहीं खाना, आपने केला नहीं खाना, आपने अंगूर नहीं खाना, आपने हैन नहीं खाना, तेन नहीं खाना। क्यों? क्योंकि यह क्या है, यह मधुर रस है, मधुर रस कफ को बढ़ाता है। अब इसी वक्त मात्रा भी कितनी मात्रा तक नहीं, कितनी, आर्य जी प्लीज ऑडियो बंद करिए आप, कितने मात्रा तक नहीं खाना और कितने मात्रा तक खाना, फाइनल हो जाएगा। मात्रा का संबंध के साथ है, अग्नि के साथ। देखिए जरा, अब आप उस पेशेंट के आहार को कैसे मेंटेन कर रहे हैं,
मात्रा का संबंध किसके साथ है? उसके अग्नि के साथ। रोगी आया डायबिटीज से पीड़ित, वो कहता है कि सर मुझे मीठा खाने का बड़ा मन करता है। पहले बात तो कोई भी रस का मन अगर शरीर करता है, चाह रखता है उस रस के लिए, तो पक्की बात है उस व्यक्ति में उस रस की कमी है। रोगी आएगा और कहेगा सर मुझे मीठा खाने का मन बहुत करता है, मीठा खाऊं क्या, मेरे को डायबिटीज है। अब हमने क्या देखना है यार, इसको मन करता है, इसका मतलब इसके शरीर में मधुर रस की कमी तो है। इसका मतलब निश्चित है इसके शरीर में जो डायबिटीज है वो वातज है या पित्तज है। क्या कफ नहीं है क्या? अगर कफ वाला मधुमेह होता, प्रमेय होता, तो निश्चित ही मधुर रस की चाह नहीं करता। मधुर रस की चाह करता है, इसका मतलब यह वातज प्रमेह है। वातज प्रमेह में मधुर देना चाहिए। वातज प्रमेह में, क्योंकि वायु को मधुर रस समन करता है। आ रहा है समझ में? वायु को मधुर रस समन करता है, हमने इसको पढ़े थे। वायु को मधुर रस समन करता है। अब कितना देना चाहिए, यानी सर मात्रा। ये बापत वाला, हाँ ये कप वाला जो ये शुगर वाला, हाँ, ये बातज वाला थोड़ा पतला रहेगा क्या सर? वातज वाला पतला रहेगा। जैसे मैं, आप देख रहे हो, मैं क्या है, मेरे को भी डायबिटीज है, लेकिन मैं मिठाई खाता हूँ, खीर भी खाता हूँ, मिठाई भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। लेकिन मतलब मधुर मधुर रस का चाह में रखता हूं। वातल प्रवृत्ति है मेरा, प्रकृति भी वायु वाला है, डायबिटीज भी वायु वाला है। अब मैं मधुर खाऊं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अब कितना खाऊं, तो शास्त्रकार क्या बोलते हैं, दूसरे नंबर में जाओ, मात्रावत भोजयेत। कितना खाना चाहिए। अब वो कितना खाना चाहिए वो मेरा अग्नि डिसाइड करेगा। कितना मधुर खाऊं वो कौन डिसाइड करेगा? मेरे अंदर के अग्नि। अग्नि को कैसे जाने कि भाई मेरे अंदर अग्नि है, कैसे जाने? अग्नि जानने का एक सूत्र है, जैसे कि हम नाड़ी में भी हमने पढ़े थे। पित्त में एक गुण है, वल वर्ण। उस व्यक्ति के चेहरे का रंगत, वर्ण कैसा है, क्लियर है क्या? जिस आदमी के अग्नि कमजोर होता है उसके चेहरे में लाइट नहीं रहता, क्योंकि वर्ण का प्रसाधन कौन करता है? पित्त करता है। वल का प्रसाधन भी पित्त ही करता है। वल में जो शार्पनेस है वो पित्त करता है। रूप, वल, वर्ण, मेधा, धारणा शक्ति, ये सभी पित्त के गुण है। तो देखिए कि मैं कुछ और भी है यहाँ पर, मैं आपको सूत्र बताता हूं, क्योंकि चीजें ना पढ़ने का मतलब ही यही होता है, एक एक करके चीजों को हम पढ़ते हुए जाएंगे तभी तो मजा आएगा, ऐसे ही नहीं ना मजा आएगा, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे पित्त के गुण। ये देखिए जरा, दर्शनम पक्तिरुष्मा च क्षुतृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा विकारजम। प्रभा प्रसादो मेधा च, आपकी मेधा शक्ति, प्रसाद यानी प्रसन्नता, आप कितना खुश रहते हो। प्रभा यानी आपके चेहरे की कांति, प्रभा यानी चेहरे की कांति, प्रसाद यानी आप कितने प्रसन्न रहते हो, मेधा यानी आपकी बुद्धि। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये पित्त डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब अग्नि हमें यहां से पता चल गया, पहली बात तो। दूसरी बात, एक तो ये है कि ये पित्त का ये स्वाभाविक ये गुण है। पित्त का प्राकृत शक्ति क्या है? प्रभा, प्रसाद, मेधाच। प्रभा यानी चेहरे के लाइट, प्रसाद यानी मन की प्रसन्नता, और मेधा शक्ति। एक तो हमने देखा, अगर ये तीन चीज सही है
इसका मतलब इसका अग्नि बल सही है। दूसरे नंबर में जो वो भोजन करता है वो कितने देर में पचता है, और भोजन जो अभी मैंने अगर किया है कितने देर के बाद, कितने घंटे के बाद मल द्वार से वो बाहर निकलता है मल बन के। रात को भोजन करने के बाद सुबह उठते ही क्या मल साफ हो जाता है, एकदम पेट हल्का हो जाता है, तो समझ लो कि अग्नि बल बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है, एक बार खाने के बाद फिर भूख नहीं लगती, भोजन करने का मन ही नहीं करता, इसका मतलब क्या है, अग्नि बल कमजोर है। तो कमजोर अग्नि बल होने के बावजूद भी अगर आप वात दोष को ध्यान में रख करके मधुर रस देते हैं तो वो मधुर रस आपको डायबिटीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि सूत्र तो ये बोलता है कि वातज अगर प्रमेय है तो हमने वायु को शमन करने के लिए उसके रस देना है, मधुर रस वायु को शमन करता है। लेकिन हमने यह मात्रा को अगर ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो यहां दो सूत्र आपने विशेष करके नोट करना है कि जो रस है वो दोषों को प्रभावित करता है, जो मात्रा है वो अग्नि बल के हिसाब से डिसाइड किया जाना चाहिए। जब मात्रा की बात आती है, मात्रा की बात आती है तो अग्नि बल का उसका संबंध है। तो अग्नि अगर कमजोर है या अग्नि अगर अच्छा है, इसके आधार पर हमने दो तरह के हमारा मात्रा होगा। अगर अच्छा अग्नि है तो मात्रा हम ज्यादा रख सकते हैं, अग्नि अगर कमजोर है तो मात्रा हम कम रख सकते हैं। तो यह जो मात्रा है ये कौन सा वाला मात्रा है, क्वांटिटी वाला नहीं, क्वालिटी वाला मात्रा की बात कर रहे। कौन सा वाला मात्रा, उसके गुणों की मात्रा की बात हो रही है। कितना रसगुल्ला, 10 रसगुल्ला, ये मात्रा नहीं। यहां मात्रा का मतलब होता है लघु गुणी या गुरु गुणी। वह जो मधुर रस खाने का उसमें इच्छा है, वह मधुर रस लघु गुण वाला है या गुरु गुण वाला है। गुरु गुणी मधुर रस, लघु गुणी मधुर रस। भगवान जी पहले पूछिए, आपके जवाब दूं फिर उसके बाद आगे बोलूं। गुरु जी वातज इसमें डायबिटीज में मतलब भस्मक रोग भी होगा ना? हैं? वातज डायबिटीज में भस्मक रोग भी होगा ना? भस्मक? भस्मक रोग जो जिसमें मतलब बार नहीं नहीं बार नहीं भूख नहीं नहीं लगती है। नहीं नहीं नहीं, भस्मक नहीं है, भस्मक अलग चीज है। जब भस्मक भी पहुंचे, भस्मक अलग चीज है। एक सेकंड, हाँ अभी मैं जरा, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करना। तो मात्रा का मतलब क्या है, उसकी क्वांटिटी नहीं कि हमने कितना मीठा देना है। मात्रा का मतलब है लघु गुणी या गुरु गुणी, जस्ट बस इतनी सी बात है। आपके पास एक रोगी आया, आपको लगा, आपने डायग्नोस किया इसका वातज प्रमेय है, वातज प्रमेय है, वायु का गुण आकाश और वायु है, उसके जस्ट विपरीत गुरु जल और पृथ्वी उसके विपरीत है। तो विपरीत जो महाकषाय है वो विपरीत महाकषाय को शमन करता है ना, उसको वो ठीक करता है। तो लघु गुणी या गुरु गुणी, ये दो तरह के मात्रा है। लघु गुणी में क्या क्या आ गया, जैसे साली चावल है, ये सारे लघु गुणी है। अब बहुत सारे हैं वैसे तो, कुछ मैं बता देता हूं। साली चावल है, षष्ठी चावल है, मूंग का दाल है। नॉनवेज में आओगे तो लावा नाम की जो पक्षी होती है, नाड़ी में भी लावा पक्षी की बात होती है, लावा नाम का पक्षी, खरगोश नाम का जो जानवर है, सांबर या संबर बोलते हैं ना एक जानवर, इसके मीट भी लघु है। ऐसे बहुत, आप आगे से आगे आप करते रहिए। अनिल जी क्या कह रहे, तो ये सारे लघु गुणी है। ऐसे ही हम फल को भी लघु गुण में ले आ सकते हैं। कौन कौन से फल है जो लघु गुण रखता है, लघु गुणी है। अगर उसका अग्नि कमजोर है, कमजोर अग्नि है,
तो लघु गुणी जितने भी पदार्थ है वह आकाश, वायु, अग्नि, महाभूत वाला है। नोट करिए, जितने भी लघु गुणी जो पदार्थ है वह आकाश, अग्नि, वायु, महाभूत वाला है। तो लघु गुणी में आकाश महाभूत है, अग्नि महाभूत है। इस आधार पर चरक ने बोला है कि भाई अगर आप मंदाग्नि के रोगी को साली चावल, साठी चावल या मूंग के दाल दोगे तो मूंग के दाल, साली और साठी जो चावल है उसमें लघु गुण यानी आकाश, वायु और अग्नि महाभूत है, वो स्वयं से अग्नि को उत्पन्न करने में सामर्थ्य रखते हैं। यानी अगर हम साली चावल खाते हैं तो साली चावल आकाश, वायु और अग्नि महाभूत प्रदान होने के वजह से ये स्वयं से अग्नि को उत्सर्जन करने वाला गुण होने के वजह से एक तरफ से तो मंदाग्नि है तो उसका भूख भी मिट गया, आहार भी हो गया क्योंकि यह आहार द्रव्य है लघु गुणी वाला। दूसरी तरह से ये धीरे धीरे स्वयं भी आहार होते हुए भी ये अग्निवर्धक गुण वाले हैं। दूसरे नंबर में गुरु गुणी, ऐसा द्रव्य जिसका गुण गुरु है, यानी पृथ्वी और जल ये दो महाभूत संपन्न जो पदार्थ है वह गुरु गुणी है, जिन्हें हम हैवी बोलते। बहुत हैवी भोजन किया है आज। हैवी भोजन किसके लिए? हैवी भोजन उसके लिए है जिसका अग्नि अच्छा है। एक रोगी आया, आपने मात्रा डिसाइड करना है, मात्रा यानी लघु या गुरु, तो उसके आपने अग्नि विचार किया, अग्नि उसका बहुत अच्छा है, दिक्कत ही नहीं है, सही समय में भोजन जो है परिणमित हो जाता है, सही समय में पेट साफ हो जाता है, फिर उसको अच्छा भूख लगता है, भूख लगने पर फिर जो भी खाएगा सब कुछ वो पचा देता है। अब हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे? गुरु गुणी द्रव्य देंगे। गुरु गुण क्यों देना? क्योंकि जितने भी जो गुरु गुण वाला है उसमें शरीर को ताकत देने की सामर्थ्य लघु गुणी पदार्थ से ज्यादा है। उसमें प्रोटीन ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, जो शरीर के लिए जो पोषण करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो गुरु गुणी द्रव्य में ज्यादा है। एक तरफ से मूंग का दाल, एक तरफ से उड़द का दाल। मूंग के दाल लघु गुणी है, उड़द का दाल गुरु गुणी है। दोनों दाल सामने है, किसको कौन सा दाल दिया जाए? जिसका अग्नि अच्छा है उसको उड़द का दाल दिया जाए। गुणों के आधार पर उड़द के दाल में गुरु गुण है, तो गुरु गुण होने का मतलब उसमें प्रोटीन ज्यादा है या उसमें विटामिन ज्यादा है, उसमें शरीर को पोषण देने की क्षमता ज्यादा है। लघु गुण में उतना नहीं है। लघु गुण जो पदार्थ प्रकृति ने इसीलिए बनाया है क्योंकि अगर मंदाग्नि हो तो उसके अग्नि को भी बढ़ाए और आहार की व्यवस्था भी शरीर में हो जाए, मतलब वो आदमी को ऐसा भी ना लगे यह हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो हमने जो आहार के जो स्वभाव है मात्रा के अनुसार लघु गुणी और गुरु गुणी ये दोनों हमने, तो गुरु में क्या क्या आ गया? लघु गुण के फल कौन से हैं? लघु गुण के फल देखो, जैसे आई थिंक मुझे लगता है जैसे पपीता हो गया, ये लघु गुणी है। और उसके बाद और कौन सा है फल में? अमरूद। अमरूद भी पाचन काम तो करता है लेकिन गुरु है या लघु है? वैसे जितने भी जो फल है, मैंने आपको कहा ना कि सर्दी के मौसम में जो भी उत्पादन होता है वो सारे गुरु गुणी है। खरबूजा, तरबूज। तरबूज, तरबूज तो कहाँ भैया, वो तो गुरु गुणी है, रस धातु को उत्सर्जन करता है। पानी तो पानी ही पानी है, जिसमें रस है वो लघु गुणी होंगे। हाँ जी, वो तो इसमें गुरु गुण है ना सर, ऐसे नारियल पानी। खरबूजा गुरु है, गुरु है ना वो गुरु है। गुरु जी संतरा होगा, आंवला होगा।
संतरा आंवला शिव क्या होगा सर? संतरा मौसम्बी संतरा 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 आई थिंक मौसमी लघु गुण हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं कल आप लोगों को निकाल करके बता दूंगा, मेरे पास है डायरी में नोट किया था। लेकिन फल ज्यादातर गुरु गुणी होता है, लेकिन ये पपीता मुझे लगता है ये लघु गुणी है। लेकिन पपीता के विषय में मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए इसको हम क्वेश्चन मार्क्स में रखेंगे। और सर कुछ आंवला होगा ना सर कुछ आंवला होगा ना लघु होते हैं फिर भी बल्य होते हैं क्या? जितने भी जो देखो, गुरु गुणी लघु वो गुणी सभी होता है बल्य गुरुजी। होते हैं। गुरु गुणी सारे बल्य, लघु गुणी भी बल्य होते हैं, लेकिन शरीर को ज्यादा जल्दी पोषण पहुंचाने वाला जो काम है वो गुरु में होता है। लघु में थोड़ा लघु को तो सर अश्वगंधा के बारे में पढ़ा था, लघु ही है। इस अश्वगंधा के बारे में पढ़ा था, वो पचने में लघु है पर वो बल्य है ऐसे करके। हाँ वो नहीं, अभी हम यहाँ भोजन के बारे में, भोजन आहार के बारे में बात कर रहे, औषध आहार के बारे में नहीं कर रहे। ठीक ठीक। भोजन आहार और औषध आहार। गुरुजी एक चीज थी, पालक को कहते हैं कि वातज में नहीं देते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है? पालक क्योंकि पालक जो है वो वायु को बढ़ाता है। पालक वायु को बढ़ाता है, उसके अंदर कुछ ऐसे गुण है, मैंने बहुत पहले पढ़ा तो था लेकिन दिमाग में अभी नहीं है। नमक की वजह से शायद खा रहे वो, इसलिए। सर जितने भाजी होते हैं सब वातज ही होते हैं लगभग सर। सब्जी पत्तेदार सब्जियां मात्रा में खाने से वातज होते हैं। हाँ, तो ये हमने कुल मिला करके लघु गुण है या गुरु गुण है, ये दोनों चीजों को हमने देखना है उसके अग्नि बल को ध्यान में रख करके। गुरु गुण में जैसे जितने भी जो सूखा हुआ साग है, अगर आपने कोई भी साग आप लगा लो जो सूखा हुआ है, जिसको निकाल करके हमने सुखा दिया, जैसे टमाटर है, टमाटर गुरु गुण है। उस टमाटर को काट करके सुखाओगे, जैसे लोग सुखाते हैं ना, ऐसे सुखा करके लंबे समय तक डिब्बे में रख करके बाद में वो सब्जी में डाल के खाते हैं, वो परम गुरु है, वो महागुरु है। गुरु भी ऐसा कि बहुत गुरु गुण वाला है उसमें। जितने भी शुष्क साग है, चावल गुरु है, चिवड़ा तो महागुरु है। लेकिन चिवड़ा के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन अब ऐसा है ना कि अलग अलग आचार्यों का इन विषयों में अपना अपना मानना है। लेकिन चिवड़ा अगर परंपरागत तरीका से चिवड़ा समझते हो आप लोग, धान को पिसा करके जो चिवड़ा बनता है, पोहा बनाते हैं। पढ़ा था और मुझे वो बात कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा, क्योंकि चिवड़ा जिस तरह से बनता है, पहले तो चावल को पानी में भिगोया जाता है, उसके बाद उसको आग में खूब फ्राई किया जाता है। भिगोने से उसके अंदर जो प्रोटीन है उसके परमाणु टूटेंगे, और तुरंत उसको फ्राई भी किया जा रहा है, तो फ्राई करने से उसमें रुक्षता आ रहा है। तो जो प्रोटीन है, जो कफ को बढ़ाने की जो क्वालिटी है, उसको दोनों ही क्रियाओं से फिर उसके बाद फ्राई किया जाता है, फिर उसमें मशीन में डाल करके उसको एक संस्कार किया जाता है, चिपटा सा हो जाता है। फिर इन सभी क्रियाओं से वह जो गुरु गुणी जो चावल है वह लघु गुण में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन चावल, ये चरक संहिता में ऐसा लिखा है, जो चावल है वह भी गुरु गुणी है। और जितने भी पीठी है, पीठी का मतलब समझते हो आप, जैसे चावल का पीठी से रोटी बना लिया, बेसन है, मैदा है, इनसे कुछ न कुछ हम बनाते, पकोड़ा बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये महागुरु है ये सारे। सर ये डायबिटीज पेशेंट के लिए यदि चावल में काली मिर्च और लौंग डाल करके यदि पकाया जाए तो लघु गुणी हो जाएगा, उसके गुरु गुणी दोष खत्म हो जाएंगे? नहीं होगा। हाँ, इतना है कि वो काली मिर्च वगैरह रुक्ष गुणों की वजह से चावल के जो कुछ कफवर्धक गुणों को वो जरूर हटाएगा। लेकिन चावल के अंदर अगर वो नवीन धान्य है, बिल्कुल नया चावल है, पुराना कम से कम 5 साल पुराना जो चावल है, वह तो गुरु गुण उसमें नहीं होता है। जितना जितना कोई चीज अगर पुराना होता जाता है, वो उतना उतना उसमें लघुता आना शुरू हो जाता है। अगर एकदम नया चावल है तो वो उसका सेवन डायबिटीज में नहीं करना चाहिए, कफज प्रमेह में नहीं करना चाहिए। अदरवाइज एक चीज थी, आप बोल रहे हैं किसी चीज को सुखाएंगे तो वो गुरु होता जाता है, लेकिन उसमें तो हम अग्नि कर्म कर रहे हैं ना, अगर सुखा रहे हैं या उसको धूप में रख रहे हैं तो
तो नहीं, वो अग्निकर्म करने से चरक में ऐसा लिखा है, जो शुष्क शाक है वो गुरु गुणी है। स्पेशल उन्होंने लिखा है कि ये शुष्क शाक, शाक मीन्स कोई भी, जैसे आपने पालक है सुखा दिया, पालक वैसे ही गुरु गुणी है, ऊपर से भी सुखाओगे तो और ज्यादा गुरु, क्योंकि उसमें अग्नि कर्म नहीं ना हुआ है, उसमें वायु कर्म हुआ है, हवा से सूख रहा है, रुक्षता उसमें प्रधान रूप से आ रहा है। वायु जरूर लघु गुणी है, लेकिन पदार्थ तो अभी भी गुरु ही है, उसमें कोई ऐसा तो संस्कार नहीं हुआ जी। जैसे अचार बनाए जाते हैं तो अचार को भी ऐसे ही करा जाता है कि पहले तेल में पकाया फिर सुखाया जाता है, पर वो कहते हैं कि पित्त शामक होता है, उसमें गुरु गुण नहीं होता। अचार पित्त शामक हाँ कैसे जी। हो गया अचार? पित्त वर्धक है ये ना, अम्ल रस मतलब है। आम का अचार या नींबू के अचार, अच्छा उससे पित्त बढ़ेगा, तो वो कौन से गुण, लेकिन उससे कहते हैं कि ठीक होता है आपका कफ और ये। नहीं नहीं, देखो वही बात है ना, अभी हमने क्या कहा, आहार में दो बातें किया, एक तो वो रस है और दूसरा उसका मात्रा है। अभी हमने जो उसमें अम्ल रस जो बना है वो रस है, मात्रा तो उसके लघु और गुरु, ये अलग बात हो गया ना। अचार है तो आम है, आम तो गुरु है, उसमें आपने जो परिवर्तन किया वो रस का परिवर्तन किया है, रस के परिवर्तन होने से उसके मात्रा तो में तो परिवर्तन नहीं ना होगा। यहाँ मतलब आम की शुष्क शाक, प्रॉपर्टीज रहेंगी। यहाँ शुष्क शाक की जो बात है, चूंकि पालक का शाक पहले से ही गुरु है, तो गुरु है तो उसको कोई ऐसे विधि से लघु नहीं ना किया जा सकता। हालांकि संस्कार करने से उसके रस की जो क्वालिटी है उसमें परिवर्तन आ सकता है, ये तो पक्की बात है, लेकिन मात्रा में नहीं ना आएगा, मात्रा में नहीं आएगा। ठीक है गुरुजी। कोई भी परमाणु, कोई भी रस या कोई भी ऐसी चीजें, वो जितना मर्जी देखो, आपने देखे होंगे कि एक, जैसे कि आज से 10,000 20,000 साल पहले का कोई जानवर है, उसके हड्डी से वो जो उसको निकाल करके आज चेक करते हो, कहते हैं कि ये इस जानवर का हड्डी है और इतना पुराना है, करते हैं कि नहीं करते? क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या करना बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? डीएनए डीएनए डीएनए, उसके जो डीएनए चेक किया जाता है, जो भी किया जाता है, तो वो डीएनए क्या है, वो उसका एक प्रकार का मात्रा ही तो है, वो या लघु गुण वाला होगा या वो गुरु गुण वाला होगा, ये गुण ही तो है उसके, उस पदार्थ के गुण है ना वो। इंसान है या कोई जानवर है, अब वो लघु गुणी है या गुरु गुणी है, ये जो डीएनए जो है वो मात्रा के ऊपर वो है, वो रस नहीं है जो दोषों को प्रभावित करे, ये गुण है, गुरु गुणी या लघु गुणी। अगर वो सुअर होता और उसके डीएनए चेक किए होते तो वो गुरु गुणी है। अगर यही जो है कि क्या बोलते कबूतर, एक होता है जंगली कबूतर बोलते, वो लघु गुणी है, अगर उसके मांस की बात होती या उसके हड्डी के डीएनए की बात होती तो वो लघु गुणी है। तो ये जो गुण है वो कभी खत्म नहीं होता, किसी संस्कार से नहीं होता, वो मर गया पता नहीं कितने समय से मिट्टी के अंदर, जब शरीर के हर सारे पुर्जे खत्म हो गए, बस हड्डी पड़ा हुआ है, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसकी उस मात्रा के हाँ उसके रस में परिवर्तन आ गया। अचार बनाया तो उसके रस परिवर्तन हो गया, पहले मधुर था आम, अचार बनाया तो अम्ल हो गया, पहले मधुर वायु को शमन करता था, अब ये अम्ल होकर के कुछ और कर रहा है, पित्त को बढ़ा रहा है। पहले मधुर होकर के वायु को बढ़ा रहा था, अब ये पित्त होकर के वायु को मधुर होकर के वायु शमन कर रहा था, अब ये अम्ल होकर के वायु दूसरे हिसाब से शमन कर रहा है। तो रस परिवर्तन हो रहा है रस में, लेकिन गुणों में नहीं होगा। हर चीज का जो गुण है वो हमेशा एक समान ही रहेगा, किसी भी तरह के आप। ऐसे ही जब हम जड़ी बूटी, जैसे मान लीजिए कि आपने गिलोय और चित्रक दोनों डाला, शरीर में दोनों जब एक साथ में जाते हैं तो गिलोय अपना काम कर रहा होता है, चित्रक अपना काम कर रहा होता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं चित्रक और गिलोय दोनों मिलाओ तो एक तीसरा रस उत्पन्न होगा, नहीं होगा ऐसे। शरीर में गिलोय जितना जा रहा है चित्रों के साथ, चित्रक के साथ, गिलोय अपने लेवल में वो काम करेगा और चित्रक अपना काम करेगा, उसका जो गुण है रस है उसके हिसाब से।
तो आकाश, वायु और अग्नि प्रधान है लघु गुण, और आपका पृथ्वी और जल प्रधान है गुरु गुण। तो यहाँ पर हमने बात किया जितने भी पीठी है, जो भी पकोड़ा, जो भी कुछ आप बनाते हो, सभी गुरु गुणी है। इक्षु यानी गन्ने का रस, यह भी प्रधान गुरु गुणी है। गन्ने के रस से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जैसे किलाट है, जैसे गुण है, और क्या क्या बनता है गन्ने के उससे, वो सभी भी गुरु गुणी है। ऐसे ही दूध या दूध से बनने वाले जितने भी चीजें हैं, खोवा हो गया, मलाई, क्या क्या चीजें होता है, वो सभी गुरु गुणी है। तिल, उड़द, ये भी गुरु गुणी है। शुष्क मांस, शुष्क मांस, अब ये तर्क नहीं लिखा है, हालांकि हम तर्क कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि खरगोश का जो मांस है वो लघु गुणी है, लेकिन अगर वो सूख जाए फिर वो गुरु गुणी हो जाएगा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि गुण जो है वो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चरक ने ये बताया है। शुष्क मांस, अब यहां पर किसी स्पेसिफिक जानवर के नाम नहीं लिया है, किसी स्पेसिफिक जानवर के नाम नहीं लिया है कि इस जानवर के मांस को शुष्क यानी सुखा करके रखोगे तो उसका गुण में मतलब कि गुरु गुण आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो शुष्क मांस है वो सभी, हाँ, वो सभी क्या है, गुरु गुणी है। गुरु जी, हाँ जी, जैसे कि आपने बताया तिल और उड़द ये गुरु गुणी है, हाँ। ये उष्ण प्रकृति के नहीं है? अरे मैंने फिर कहा कि ये गुरु गुणी है, ये जी। गुरु गुण है इनमें। ठीक है, तो सर, प्रकृति होना। हाँ जी, सुनील कुमार जी। सर ये गन्ना से बनने वाले जितने उत्पाद है उसमें सिरका तो लघु गुणी हो जाएगा। अब देखो चरक में जो लिखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। गन्ने और गन्ने से जितनी भी जो चीजें हैं वो सभी गुरु गुणी है। इसका मतलब गुड़ भी गुरु गुणी है। हाँ, गुण भी गुरु गुणी है। और ज्यादातर सारी दालें सभी गुरु गुणी है ना हाँ, गुरु जी? मूंग के अलावा जितनी भी दाल है सभी गुरु गुणी है, सभी गुरु गुणी है। सर ये दूध से जब वो छाछ बनता है वो तो लघु गुणी है। छाछ बनता है, हाँ, छाछ तो लघु है, छाछ लघु है। दूध से छाछ लघु है, ठीक है। देखो इस तरह से निकलता है ना, छाछ लघु है, लेकिन दही गुरु है। इसके विकार जैसे कि दूध से मलाई गुरु हो गया, खोवा डायरेक्टली। छाछ तो बाद में हो गया ना, पहले दही बनेगा फिर घी निकाल दिया। छाछ से सारा घी और मक्खन भी हल्का रहता है वो भी छाछ भी देखो, लघु गुण। एक चीज बताता हूँ, छाछ भी क्या है कि हाँ जी ये तो लघु गुणी के करके छाछ में क्या करते हैं, जो दही है उस दही में ही कटर कटर पानी डाल करके करेंगे, कहेंगे कि हाँ जी ये लो, तो वो छाछ नहीं है भाई, वो लघु गुणी छाछ नहीं है। छाछ परफेक्टली छाछ। जो लघु गुणी की हम अगर बात करते हैं, संस्कार से जो हो गया है लघु गुणी, क्योंकि उसमें गुरु गुण तो घी जो है वो उसमें गुरु गुण उसमें उत्पादन कर रहा था, लेकिन आज सुबह हमने जो गाय का दूध निकाला उसको 24 घंटे के बाद उसको जमा जुमू करके हमने घी बना दिया। घी निकालने के बाद उधर के 24 घंटे तक, या ग्रंथकार तो कहीं कहीं तो 12 घंटे भी बोलते, 12 घंटे तक अगर आप उस मट्ठा को पीते हो तो वो लघु गुणी है। एक्चुअली वो ही मट्ठा है, वो छाछ है, वो लस्सी है, वो छाछ है, मतलब मट्ठा है। तक्र बोलते हैं जिनको। भोजनांते किम पेयम तक्रम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, तक्र, यानी वो मट्ठा। मगर ये वो नहीं कि तक्र के नाम पे आप दही 2 चम्मच थोड़ा सा डालो पानी में, कटर कटर करो, हाँ जी मैं तो तक्र पी रहा हूँ, वो तक्र नहीं फकरा है, वो फिर वो गड़बड़ करेगा। तो यहाँ पर तक्र के बारे में भी ये समझना जरूरी है ना। हाँ, तक्र जो है ऐसे ही निकालिए आप लोग भी, संस्कार से इस तरह से निकल सकता है, गुणों में परिवर्तन हो सकता है। अब लघु गुणी आकाश, वायु और अग्नि प्रदान है, और गुरु गुणी जो है पृथ्वी और जल प्रदान है।
अब हमारे सामने कोई रोगी आया, रोगी एक आहार आपने निकाला और उस आहार का सबसे पहले हमने दोष और उसके अग्निबल के हिसाब से मात्रा आपने डिसाइड किया। ये सारी चीजें हो गया, रस कौन सा और मात्रा कौन सा, अभी तक हो गया। अभी तक हमारे क्लास में ये फाइनल हो गया, कौन सा रस दिया जाए और कौन सा मात्रा दिया जाए, फाइनल हो गया। अब हम क्या देखेंगे, इसके लिए हितकर रस और अहितकर रस, हितकर मात्रा और अहितकर मात्रा डिसाइड हो गया। लघु गुण, गुरु गुण, इसके आधार पर रोगी की अग्नि को भी हमने देख लिया और उसके दोषों को भी हमने देख लिया। दोष के आधार पर रस डिसाइड हुआ और उस रस जिस अन्न में, वह जिस आहार में वह रस विद्यमान है, उसके मात्रा के लिए उसके अग्नि बल को ध्यान में रख करके हमने मात्रा भी तय की। अब यहाँ दो बातें हैं, उसका जो अग्नि बल है, अग्नि बल देखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अभी जो हमने बात किया था। यहाँ एक दूसरी बात और भी है कि व्यायामी अग्नि बल है या अव्यायामी अग्नि बल है। अभी हम रस की बात नहीं करेंगे। व्यायामी अग्नि बल का मतलब होता है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, दिन भर काम करते हैं, इससे शरीर में घर्षण उत्पन्न होकर के संघर्ष से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह प्राकृत अग्नि है। अब यहाँ एक दो तरह की बातें होंगी। आपके पास एक रोगी आया, मंदाग्नि था और आपने पंचकोल आदि ऐसे कुछ दे दिया, उससे अग्नि बढ़ गया। उसी वक्त दूसरा व्यक्ति आया और वो आदमी दिन भर, जैसे एक लेबर है, एक मजदूर आदमी है, दिन भर काम करता है, दिन भर काम करता है और काम करने से उसके शरीर में बहुत अग्नि है, और एक आदमी बिल्कुल दिन भर काम नहीं करता। तो ऐसे में अग्नि बल जो हम देखेंगे, एक तो है आप युक्तिकृत अग्नि का आप व्यवस्था कर रहे, उसके लिए पंचकोल चूर्ण या ऐसे कुछ आप दे रहे, उस चित्रकाति वगैरह कुछ आप दे रहे ताकि उसके अग्नि को बढ़ाया जा सके। दूसरा है शरीर तो उसका कमजोर है, या शरीर तो जैसा भी है वो ठीक है, बीमार तो है, लेकिन अग्नि बल उसका प्राकृत है, क्योंकि व्यायाम, कल हम लोगों ने परसों पढ़े थे, व्यायाम का मुख्य उद्देश्य ही शरीर में अग्नि को व्यवस्थित करना है। तो यहां पर अब हमारे सामने दो तरह की बातें हुआ। अगर अव्यायामी व्यक्ति है, यानी कभी वो व्यायाम नहीं करता और उल्टा दिन में सोता है, बहुत व्यसनी है, तो ऐसे अव्यायामी चाहे स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्ति भी होगा, तो उसके लिए आहार में लघु या गुरु क्या दिया जाए, लघु भोजन देना चाहिए या गुरु भोजन देना चाहिए, उसको हमने विचार करना है। वहां पर भी हमने रस देखना है उस अन्न के, और अग्नि बल को ध्यान देना है। अव्यायामी है, उसके कारण से अग्नि बल खत्म हो गया है, तो हमने यहाँ पर उसको लघु आहार ही देना है। और अगर व्यायामी है, यानी नित्य वो व्यायाम करता है और इससे, या नित्य वो मजदूरी का काम करता है और इससे उसके शरीर में जो अग्नि है वो प्राकृत है, अच्छा भूख लगता है, अग्निबल अच्छा है, अब इसके लिए हम गुरु गुणी चीजें हम दे सकते हैं। रोगी तो हमारे पास दोनों ही आ गया, लेकिन एक अव्यायामी है और एक व्यायामी है, यानी एक या तो वो नित्य व्यायाम करता है या वो लेबर है, इसको हम गुरु गुणी दे सकते हैं। एक वह जो अव्यायामी है, व्यायाम नहीं करता या वो दिन में भी सोता है, तो इसके लिए हम लघु गुणी अन्न का सेवन कराएंगे। या हम ये भी कह सकते हैं, दोनों पेशेंट आए हमारे सामने, दोनों का अग्निबल ठीक है, दोनों का अग्निबल ठीक है, लेकिन एक व्यायामी है और एक अव्यायामी है, मगर दोनों का अग्निबल ठीक है। अब हमने उसको चिकित्सा करना है, उसमें कोई ऐसा बीमार हो गया, लेकिन अग्निबल दोनों का सही है। आ रहा है समझ में ओम जी? दोनों का ही अग्निबल सही है, मगर उन दोनों में से एक व्यायामी है, नित्य व्यायाम करता है, एक अव्यायामी है जो व्यायाम नहीं करता, मगर अग्नि दोनों का ठीक है।
अव्यायामी समझ करके हमने उसको लघु आहार देना है, क्योंकि व्यायामी आदमी ही गुरु भोजन को पचा सकता है, गुरु मात्रा को पचा सकता है। अव्यायामी को अगर आप उसके भोजन में आप है ना, उसके आहार व्यवस्था जब आप चिकित्सा के लिए करोगे और उसको अगर आपने अव्यायामी है और गुरु आहार दे दिया, तो कुछ दिन के बाद जो बचा कुछ अग्नि है वो भी डाउन हो जाएगा। इसीलिए उसके शरीर में हमने जो भोजन की व्यवस्था है वो लघु गुण ही करना है। अव्यायामी को व्यायामी को गुरु गुण, गुरु गुण से हमने उसके शरीर को पोषण देना। तो ये हो गया व्यायामी है या अव्यायामी है। अब यहां पर हम जाएंगे लघु में। अब देखिए यहाँ पर आकाश है, वायु है, अग्नि है, तीन तरह के हमारे पास महाभूत प्रधान लघु गुणी हमारे पास है, जहां पर साली है, साठी है। अग्नि उसका कमजोर है या अग्नि कमजोर अग्नि जो है या उसका अग्नि तो सही था लेकिन अव्यायामी था और आपने उसको लघु आहार दिया। आपने कहा भाई थोड़ा सा व्यायाम करोगे तो आपको भी हम गुरु दे देंगे, लेकिन अगला कहता है भाई साहब टाइम है नहीं, सुबह 8 बजे ऑफिस में जाना और रात के 8-9 बजे ऑफिस से आना, टाइम नहीं है, व्यवस्था करके हमें दे दो कुछ भी दवाई। तो आपने क्या किया, अच्छा चलो व्यायाम करने से शरीर में नेचुरल अग्नि का व्यवस्था होता है, नहीं कर सकते तो आपको हम लघु आहार देंगे, लघु गुड़ी आहार देंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये है मात्रादिके अग्निम नाशयति मात्रावत चरेत। अब यहाँ पर हमने मात्रा का व्यवस्था करना है अव्यायामी के लिए। मात्रा का मतलब क्या है, उतने ही मात्रा में हमने यहाँ पर उतने एक निश्चित मात्रा में। हाँ जी दिव्या जी बताइए क्या करे बाबा। गुरुजी जैसे मैंने कई स्पोर्ट्स पर्सन का सुना है जो एथलीट्स भी होते हैं, उनकी अग्नि काफी मंद हो जाती है, उनकी भी अग्नि काफी मंद हो जाती है जैसे वो बाहर खेलने जाते हैं। मतलब मैं स्पोर्ट्स में काफी रही हूँ तो मैंने देखा कि डाइजेशन के इश्यूज बड़े रहते हैं स्पोर्ट्स वाले इसका को भी। मतलब है कि वो नित्य व्यायामी तो है लेकिन मात्रावत में उसने गुरु भोजन ज्यादा वो करता है, तो उसको पूछना है और नोट करना है कि गुरु भोजन क्या क्या कर रहा है, उसको आपने लघु भोजन में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए जरा चरक में भी 9वां सूत्र देखिए, गुरु पिष्टमयम तस्मा तंडुलान पृतुकानपि न जातु भुक्तवान खादिन मात्रम खादित बुभुक्षितः। पिष्टमय यानी आटे से निर्मित पदार्थ अथवा उड़द आदि की पिट्ठी से बना हुआ। कौन सा अध्याय है गुरुजी? हाँ जी, अध्याय कौन सा है गुरुजी? अध्याय है सूत्र स्थान अध्याय नंबर 5 सूत्र नंबर 9। ठीक है, गुरु पिष्टमयम तस्मात् तंडुलान पृथुकानिपि, जैसे अभी इन्होंने कहा वही सूत्र यहाँ पर आ गया ना, दिव्या जी ने जो कहा व्यायाम तो नित्य व्यायामी है लेकिन अग्नि उसका मंद है। तो यहाँ पर सुनील जी जरा आप ऑडियो को बदलिए, क्या बोलते देखिए जरा। पिष्टमय, पिष्टमय का मतलब है आटे से निर्मित पदार्थ अथवा उड़द आदि की पिट्ठी, जो पाउडर है, जो आटा है, उससे बनाया हुआ विविध व्यंजन, चावल चिवड़ा आदि का प्रयोग गुरु होने के कारण इस तरह के व्यक्ति में नहीं किया जाना चाहिए। किस तरह के, नित्य व्यायामी तो है लेकिन अग्नि मंदा है, तो ऐसे भोजन नहीं कराना चाहिए। दूसरी बात, न जात भुक्तवान खादिन मात्राम खादित बुभुक्षितः। ऐसे में अब चाहे वो नित्य व्यायामी है, अग्नि भी उसका बहुत अच्छा है, अग्नि भी उसका बहुत अच्छा है, नित्य व्यायामी है, मात्रावत आपने उसको भोजन तो दे दिया, लेकिन आगे बोलते न जात भुक्तवान खादिन मात्रम खादित बुभुक्षितः। जब भूख लगे तो ही गुरु भोजन करना चाहिए अच्छा अग्नि वाले को। और इस वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि एक बार चावल
चिवड़ा या कोई भी पकौड़ा आदि खाने के बाद आपको ऊपर से फिर गुरु भोजन नहीं करना चाहिए। भोजनोत्तर न करे। हम क्या करते हैं अक्सर बरसात के मौसम में, बारिश हो रहा है यार, पकौड़ा खाने का मौसम आ गया, पकौड़ा खा लिया, पेट भर के खा लिया। फिर खाना तो वैसे ही होता है, 2-4 पकौड़े से तो बात बनती नहीं है, पूरा खाओ जी पेट भर के। पकौड़ा क्या है? पिष्ट, आटे से बना हुआ। ये कौन है? गुरु भोजन है। अब आपके अग्नि तो आपने ध्यान दिया नहीं है, चलो मान लो आपका अग्नि भी बहुत अच्छा है, डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन आगे ग्रंथकार कहते हैं कि भैया पकौड़ा खाओगे अच्छी बात है, लेकिन भोजन के बीच में खाओ, या एक बार खाने के बाद जब तक उसका परिणमन नहीं होता तब तक फिर आप भोजनोत्तर गुरु भोजन का सेवन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर आपके अग्नि जितना मर्जी हो, जो भी आपने मात्रा और रस का व्यवस्था नोट किया है और ये सारी चीज किया है, सब पानी में फिर जाएगा। हमें कुछ वैसी व्यवस्था, तो यदि खाना ही हो तो भूख लगने पर खाना है। एक बार पकोड़ा खाने के बाद जब तक भूख नहीं लगता तब तक रोटी नहीं खाना है, क्योंकि जब तक भूख नहीं लगता तब तक भोजन करने का मतलब है आपने भोजनोत्तर भोजन किया है, तो भोजनोत्तर भोजन नहीं करनी चाहिए, ऐसा ग्रंथकार बोलते हैं। भूख लगने पर भी मात्रा पूर्वक भोजन करना है। देखो भोजन व्यवस्था, जो ये डाइटिशियन जो लोग होते हैं, इस तरह से अगर आयुर्वेदिक विधि से, ये डाइटिशियन वालों के लिए यही है सूत्र। अगर आप डाइटिशियन बनना चाहते हैं परफेक्टली आयुर्वेदिक, तो ये आपको याद रखना होगा। क्या खाया? लघु है या गुरु है? गुरु खाया, अच्छा। अग्नि कैसा है? हाँ बहुत अच्छा। बस भैया एक काम कर लो, अभी आपने खा लिया ना, 6 घंटे तक नहीं खाना। अगर खाओगे या जब तक भूख नहीं लगता तब तक कुछ नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? जो गुरु गुण वाला, कोई जो गुरु गुणी वाला जो है उसको नहीं खाना है। भोजन जब तक भूख नहीं लगता तब तक आप लघु गुणी कुछ खा सकते हो, लेकिन प्रयास करना कि वो भी ना खाए। लघु गुड़ी कोई ऐसा चीज है तो उसको आप ले सकते हो, कम से कम भी स्टमक से जब वो अन्न नीचे जाता है 2-2.5 घंटे के बाद, अगर आपका अग्नि बल बहुत अच्छा है, परिणमन स्टमक से नीचे वो पहुंच जाता है, तो आप थोड़ा सा कुछ खा सकते हो। लेकिन जो भोजन की बात है, क्योंकि सभी भोजन में आता है, साली, साठी, मूंग, मीट, पकौड़ा, ये सभी भोजन में आता है, गुरु या लघु गुड़ी है। भूख लगने पर, जैसे अभी आपने पकौड़ा खाया सुबह 10 बजे और उसके बाद शाम को 4 बजे, 4 बजते बजते आपको भूख लग गया, अथवा 3 बजते बजते आपको भूख लग गया, तो कहते हैं आपने पहले गुरु भोजन खाया है? हाँ जी, हाँ जी खाया। क्या खाया? पकौड़ा खाया। अच्छा, पिष्टी से बना हुआ पकौड़ा खाया। एक काम कर लो, भूख लग गया? हाँ जी लग गया। अब आप एक काम कर लो, अब आप मात्रा पूर्वक सेवन करें, कुछ भी भोजन करो मगर मात्रा पूर्वक। मात्रा यानी गुरु या लघु। अब ये मात्रा पूर्वक का मतलब फिर ऊपर जाकर के जोड़ दो, अग्नि बल के हिसाब से कितना भूख लगा है? बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, खाओ थोड़ा सा। अभी खाया, खा लो। हाँ खाओ खाओ। क्या खाना है जी? चिवड़ा खाना है दूध के साथ, चिवड़ा खाना है दही के साथ। अच्छा, पकौड़ा ही खाना है दोबारा? हाँ खाओ, लेकिन फिर दोबारा जब तक भूख नहीं लगता तब तक नहीं खाना है। ठीक है, तो गुरु उपिष्टमयम तस्मा तंडुलन प्रतुकानपि न जातु भुक्तवान खादेन मात्रम खादित बुभुक्षिता। भूख लगने पर खाना है, फिर खाने के बाद, फिर जब खाओगे तो भूख लगने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद एक बात, ये तो अभी हमने गुरु के बारे में बताया, अब लघु के बारे में भी कुछ बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। बात यह है, किसी का अग्नि बल कमजोर है, आपने उसको लघु गुणी कुछ भी भोजन दिया। लघु गुणी महाभूत आकाश वायु अग्नि। लघु गुणी हल्का भोजन है, जल्दी से सुपाच्य है, जल्दी से भूख लग जाता है,
करते करते अग्नि बल बढ़ गया। लेकिन कहते इसको भी मात्रावत, यदि मात्रा से अधिक भोजन करोगे, कौन से मात्रा? आपकी अग्नि के हिसाब से। मात्रा तो अग्नि के आधार पर देखा जाए, कोष्ठ और अग्नि। अगर आपने मात्रा पूर्वक इस लघु आहार को भी अगर आपने सेवन नहीं किया, या मैं कहूं कि ज्यादा किया, तो आपका अग्नि कमजोर हो जाएगा। अब आप सवाल करोगे महाराज लघु गुण में तो अग्नि महाभूत है, वायु, आकाश है, ये तीनों मिलकर के तो अग्नि का संचार शरीर में करना चाहिए, भूख बढ़ाना चाहिए। लघु गुणी तो वैसे ही भूख वर्धक होता है, फिर ये अग्नि को कैसे कम करता है? तो चरक में कितना बढ़िया सुंदर एक जवाब दिया इसके संदर्भ में, आप पढ़ोगे मजा आएगा। कहते हैं कि हाँ आपका सवाल तो सही है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी आंख किस महाभूत से बना है? कहा अग्नि महाभूत से। अच्छा, इसका मतलब आंख तो अग्नि है ना? हाँ जी अग्नि ही है। फिर आप जब एकदम बड़े लाइट में जिसमें बहुत ज्यादा प्रकाश है उसको 1 मिनट तक देखते रहोगे तो क्या होगा? महाराज आंख प्रॉब्लम में आ जाएगा। हर रोज देखते रहोगे तो क्या होगा? महाराज आंख कमजोर हो जाएगा। अरे कैसे हो गया? वो भी अग्नि और वो भी अग्नि, बढ़ना चाहिए था, कम कैसे हो गया? तो हूबहू इसी हिसाब से हमारे शरीर में अगर हम मात्रावत भोजन नहीं करते, लघु आहार भी, तो अग्नि को बड़ा बड़ा करके क्या होगा? इसके द्रव को, क्योंकि लघु जो होता है उसमें द्रव गुण बढ़ाने वाला कोई है नहीं। आप देखो आकाश, वायु और अग्नि, तो उस अग्नि में द्रव नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, इतना रुक्षता भरेगा। अकेला उष्ण और रुक्ष, ऐसा उष्णता ऐसा रुक्षता भूख को ज्यादा बढ़ाएगा, शरीर के पूरे जितने भी जो प्रोटीन है, जितने भी जो विटामिन है, जितने भी जो जल तत्व है, सबको वो सुखा देगा। अग्नि में सिर्फ रुक्ष गुण है, तो इसको भी मंदाग्नि ही मानेंगे, जिसको हम कहते हैं भस्मक रोग। तो लघु आहार भी हमने मात्रा पूर्वक ही करना है। ठीक है, तो आज हमारा सेशन यहीं तक है, आज का क्लास। कल हम भोजन करने की जो व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कौन सा रस खाया जाए। आपके थाली में कोई भोजन रखा हुआ है तो कैसे कैसे उसको रखे, सबसे पहले किस चीज में उंगली हाथ जानी चाहिए, उठते उठते किस चीज के ऊपर हाथ रखनी चाहिए भोजन करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग सौंदर्य चिकित्सा के ऊपर भी बात करेंगे। सौंदर्य चिकित्सा जितने भी हमारी जो बहनें हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके पास तो लेडीज आएंगे, जेंट्स आएंगे, अरे मेरे चेहरे में लाइट नहीं है, कुछ लगाओ, ब्यूटी पार्लर अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई क्रीम दे दो जी, डार्कनेस है, ब्लैकनेस है, ये है, वो है, हैन है, तैन है। तो कल हम चरक के हिसाब से जो सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किए जाने वाले सौंदर्य चिकित्सा के विषय में व्याख्यान करेंगे। ठीक है जी, किसी ने कुछ पूछना तो नहीं होगा, या है कुछ?